हेलो। 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 विजय कुमार जी रेडी हो? हाँ सर, बताइए। हम्म, तो गुड इवनिंग विजय कुमार जी। गुड इवनिंग सर। हम्म, तो विजय कुमार जी आप अपने बारे में बताइए हमें। सर मेरा नाम विजय है और मैं हम्म, सीकर जिले के नीमका थाना का रहने वाला हूँ सर। हम्म, और मैं वर्ष 2005 से भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ सर। हम्म, और मैंने एमए किया है सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हम्म। बस। अच्छा, तो आप हमें थोड़ा बताएंगे नीम का थाना के बारे में। सर नीमका थाना बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है सर। और अच्छा। मध्यकाल में नीमका थाना में निम्बार्क संप्रदाय की पीढ़ थी, उसी के आधार पे इसका नाम नीमका थाना पड़ा। अच्छा। अच्छा। और अच्छा। भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है सर। और नीमका थाना हम्म, के निकट में ही जो ताम्र सभ्यता है उसका बहुत बड़ा स्थल है हम्म। गणेश्वर के नाम से। उसके अलावा सर यहाँ पे एक खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी भी निकलती है जो यहाँ से होकर के बहती है अच्छा। अच्छा, तो अभी पिछले कुछ समय से सर। नीम का थाना जो अपने देश के पटल पे वहाँ पे औद्योगिक चीज के लिए बहुत बड़ा चर्चा में आ रखा है, तो आप हमें बताएंगे ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से नीम का थाना सर थोड़ा चर्चा में है? नीमका थाना से होकर के जो हमारा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है सर, वो नीमका हाँ। थाना से होते हुए गुजर रहा है। तो उसके लिए हम्म, उसके आसपास बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया है सर। और बहुत सारी अच्छा। जमीन भी उन्होंने एक्वायर की है सर वहीं पे। और उसके अलावा नीम का अच्छा। थाना में काफी बड़ा इंडस्ट्रियल जोन पहले से भी काम कर रहा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हमें विजय जी बताइए थोड़ा है कि कभी कभार नीम का थाना को जिला बनाने के लिए बात चलती है, सर। तो आपकी नजर में ऐसी कोई दो विशेषता जो कि नीम का थाना को जिला अन्य से ज्यादा वरीयता देके नीम का थाना को जिला बनाया जाए, इसके लिए आप कौन सी दो ऐसी विशेषता बताएंगे कि हाँ नीम सर का थाना जिला बने? सर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है सर कि जो नीम का थाना से जो जिला मुख्यालय जो हमारा है सीकर, उसकी दूरी सर 72 किलोमीटर है। तो लोगों के लिए काफी परेशानी हो जाती है एक्चुअली। नीम का थाना से लगभग और भी पहले जो जगह हैं, जैसे मान लो जो 80 किलोमीटर जगह है, वहाँ उनको भी अपने जिले के लिए मतलब 80 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है सर। एक तो ये कारण है सर दूरी का। दूसरा कारण ये है सर कि नीम का थाना से जैसे अभी ये डीएमआईसी भी गुजर रहा है सर, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी बन गया है सर। और नीम का थाना के आसपास सैकड़ों गांव है, मतलब काफी गांवों को कवर करता है सर नीम का थाना, जिनका सबका मार्केट नीम का थाना में लगता है सर। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो आपने पैरामीटर बताए हैं, जो विशेषता बताई है, इसके अलावा भी राजस्थान में कुछ ऐसे तहसील है जो जिला बनने के लायक है, जिनकी ज्योग्राफिक स्थिति और उनकी जो पॉपुलेशन है और उनकी जो डिस्टेंस है उस जिला हेडक्वार्टर से, सर वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी उन लोगों को वरीयता न देके मतलब उनका नाम नहीं लिया जाता है, जबकि नीम का थाना का नाम लिया जाता है। सर जैसे सूरतगढ़ हो गया, सर बालोतरा हो गया। सर नीम का थाना सर एक्चुअली काफी बड़ा एरिया भी बड़ा कवर करता है। दूसरा यहाँ पे मतलब लगभग एक जिले में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब यहाँ पे हैं हम्म, सर। उसके अलावा जो मेन जो जो जेल है, यहाँ की जेल भी बहुत बड़ी जेल है सर इधर। अच्छा। अच्छा। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि अब से अभी काफी मतलब उपयुक्त स्थिति में है कि इसको जिला बनाया जाए। अच्छा। अच्छा। अच्छा, ठीक है, ठीक है विजय कुमार जी। आप हमें ये बताइए कि आपके क्षेत्र में किसी दो बड़े समाज सेवियों के नाम बता सकते हो? हाँ सर, बता सकता हूँ। बताइए। सर एक हमारे यहाँ से वो एमपी भी रह चुके हैं, श्री किशन मोदी नाम है उनका। उन्होंने बहुत सारे समाज सेवा के कार्य किए हैं। और नीमका थाना में लगभग जितनी भी एजुकेशन से जुड़ी जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है सर, वो सब उन्होंने ही बनवाई है सर। अच्छा, मतलब वो एक तरीके से भामाशाह के रूप में हाँ, जाने एक जाते भामाशाह हैं। के रूप में उनको जाना जाता है सर पूरे नीमका थाना में। अभी तो वो अच्छा। गुजर गए हैं सर। और दूसरा? दूसरा सर हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो भी काफी समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं काफी सालों से अच्छा। अच्छा। अच्छा, सर। चलो ठीक है। तो विजय कुमार जी आपने अपनी ग्रेजुएशन थोड़ा ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे आप हमें? सर मैंने एक्चुअली मैं 2005 में ही आ गया था एयरफोर्स में, तो मैंने एक स्वयं पाठी के अच्छा। रूप में ही ग्रेजुएशन भी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सर। अच्छा। ग्रेजुएशन अच्छा। में सर समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान से किया है अच्छा। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए विजय कुमार जी, सर। वर्तमान में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त किन्हीं तीन बड़े मुद्दों के बारे में बताइए, जो सामाजिक मुद्दे जिन पे आप प्रकाश डालते हो कि सच में इन मुद्दों ने समाज को थोड़ा अलग थलग किया है। सर सबसे बड़े मुद्दे मेरी नज़र में सर, एक तो सर बेरोजगारी है वर्तमान में।
क्योंकि बेरोजगारी की वजह से आज हर जगह आदमी जो जो सब पढ़े लिखे आदमी है उनको उनकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा है सर। अच्छा। दूसरा सर मैं ये मानता हूँ कि जो महिलाओं की जो शिक्षा है उसको लेकर के भी हमारे यहाँ काफी कमी है सर, काफी बड़ा अंतर है जो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में भी। और सर तीसरी कमी मैं सर आधारभूत संरचना की मानता हूँ कि हमारे राजस्थान में जिस हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो हम भी इंडिया के टॉप 2-3 स्टेट में हम आ सकते हैं। तो विजय कुमार जी, जो आपने 3 हमें बड़े मुद्दे बताए हैं, तो ये कैसे आपने समाज के साथ इनको लिंक किया है? बेरोजगारी में तो ये है कि जो हमारे जो संरचना है, पूरी जो आर्थिक संरचना है, उसके अंदर कुछ कमियों की वजह से जो कई लोगों के पास रोजगार थे वो छूट गए, या फिर हमने जो जो हमारे बच्चे हैं उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि जो हमारे पास काम है उसमें वो फिट बैठ सके सर। तो इनको आप कैसे सामाजिक व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हो? सर एक्चुअली बेरोजगारी को हम आधारभूत ढांचा है सर, तो वो एक अलग सिस्टम है, वो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। उसको आप समाज से सर जो समाज एक पूरा कोर जो समाज को सच में जिसने मतलब आने वाले टाइम में मतलब जो समाज के लिए एक बहुत ज्यादा चुनौती बन चुका है, मैं उन चीजों के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं। तो सर एक्चुअली ये सब इनडायरेक्टली ये है, लेकिन डायरेक्टली ये सब चीजें गरीबी से जुड़ी हुई हैं सर। और गरीबी हमारे हमारे सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है सर। हाँ, मान सकते हो, गरीबी तो एक बड़ी सामाजिक समस्या है सर। चलो ठीक है, जो भी ठीक है सर। आप हमें बताइए कि वर्तमान समय में जो हमारे लोकतंत्र में है वहाँ पे राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनप्रतिनिधि का खरीद फरोख्त करती है। आपके नजरिए से क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है या अनुचित है? सर ये मेरे नजरिए से बिल्कुल भी पूर्णतः अनुचित है सर ये। और अगर ऐसा कहीं पर भी होता है तो सर ये लोकतंत्र के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस तरह की अगर कहीं खरीद फरोख्त होती है तो। क्योंकि हम लोग जो जनता जिन लोगों पे विश्वास करके उनको चुनती है और अगर वो पैसे के लिए अपना वोट बेच दें तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। नहीं तो ऐसा तो हमने अगर वो ज्यादा कुछ ऐसा करते हैं तो हमने ऐसे तो नियम बना रखे हैं, दल बदल के नियम बना रखे हैं। तो वहाँ पे भी बोला गया है कुछ सीमा तक आप दल में अपने किसी आदमी को जो आपकी पार्टी मानना चाहता है तो उसको ले सकते हो। तो उस नजरिए से अपन देखते हैं तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि ये अनुचित है। सर दल बदल का जो नियम है सर उसमें खाली एक सिंगल आदमी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है सर। अगर वो एक पार्टी से चुन करके आया है तो उसकी सदस्यता ही रद्द हो जाएगी सर। तो इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि ये लोग क्रॉस वोटिंग करके और मतलब क्रॉस वोटिंग करते, जैसे हाल ही में अभी राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हुए हैं अभी उसमें भी ये सुनने में आया था न्यूज में कि ऐसा कुछ खरीद फरोख्त की कुछ सुनने में आया था सर। अच्छा, चलो फिर हमें आप बताइए कि जो आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हुए हो, आपने अपनी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री दे रखा था सर, तो आप हमें बता सकते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप में कौन श्रेष्ठ था? सर निश्चित रूप से महाराणा प्रताप श्रेष्ठ थे सर। अच्छा, तो अकबर को आप श्रेष्ठ नहीं मानते? नहीं, अकबर अपनी जगह एक महान राजा था सर, लेकिन महाराणा प्रताप के जो जीवन मूल्य थे और जो उनका विचार थे देश के मातृभूमि के प्रति जो उनके विचार थे वो महाराणा प्रताप से बहुत श्रेष्ठ थे सर। सॉरी, महाराणा प्रताप के श्रेष्ठ। आपको नहीं लगता कि आप किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित थोड़ा सा ज्यादा उसकी तरफ झुके और उनको श्रेष्ठ बता रहे हो, जबकि अकबर ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं? निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से अकबर ने बहुत अच्छे काम किए होंगे, मैं इस बात को भी मानता हूँ अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो। लेकिन अकबर कितना भी महान हो, उसने महाराणा प्रताप कभी भी अकबर के सामने झुका नहीं सर। वो जीवन पर्यंत वो संघर्ष करते रहे और वो कभी भी उनके सामने झुके नहीं। और उन्होंने अपने देश प्रेम के लिए जो उन्होंने किया वो आज भी पूरे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महाराणा प्रताप को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है सर। और तो इस बात पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर भाई सरकार जो पाठ्यक्रम बनाती है उसमें हम देखते हैं कभी कोई सत्ता पक्ष आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग इतिहास को बताता है, कभी कोई सत्ता पक्ष आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग बताता है। तो जैसे ये अकबर और महाराणा प्रताप उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ सर, ये हाल ही में चर्चा में भी रहा है सर। अच्छा, तो जो अपने बच्चों के लिए मान सकते हैं कि ये बच्चों के लिए थोड़ा सा ऐतिहासिक तोड़ मरोड़ के इतिहास को प्रस्तुत किया जा रहा है। सर इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा सर
कि अगर हम इतिहास के साथ अगर मतलब इंटेंशनली अगर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं या उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं तो ये निश्चित रूप से बहुत गलत है सर। लेकिन सर इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे जो इतिहास के जो स्रोत हैं वो एक से अधिक स्रोत हैं सर। तो उनके हिसाब से अगर आप उनको जस्टिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए सर कि अगर कोई एक महान व्यक्ति है तो उसकी महानता के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं है। चलो ठीक है। अब हमें बताइए आप कि जो अभी वर्तमान समय में पिछले कुछ समय में जो हमारे देश का जो प्रशासनिक ढांचा है उसके बड़े बड़े पदों पे लेटरल एंट्री के द्वारा बाह्य निजी क्षेत्र के बड़े बड़े विशेषज्ञों को प्रवेश दिया जा रहा है सर। क्या आपको नहीं लगता कि ये यूपीएससी की जो भर्ती प्रक्रिया है उससे एक सवाल खड़ा करता है? सर बिल्कुल भी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये यूपीएससी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल खड़े करता है, क्योंकि हमारे जो यूपीएससी है वो ये माना जाता है कि विश्व में बहुत ही रेपुटेड एक संस्था है सर। और सर जहाँ तक लेटरल एंट्री की बात है सर, तो इसके कुछ इसके फायदे भी हो सकते हैं सर और कुछ इसके नुकसान भी हो सकते हैं सर। सर इसका फायदा ये होगा सर कि जो लोग अभी ऊंचे पदों के ऊपर बैठे हुए हैं और जो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं सर, तो उनको ये डर रहेगा कि हमें किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो उनके ऊपर एक दबाव रहेगा कि वो अच्छे से काम करें सर। दूसरा सर, जो निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी लगेगी कि हम भी सरकारी क्षेत्र में जाके काम करें सर। लेकिन सर इसका नकारात्मक प्रभाव ये होगा सर कि जो अभी जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो मतलब असुरक्षा की भावना उनमें रहेगी। चलो ठीक है। चलो विजय जी, आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि आप किसी भी जिले में एसडीएम हो और वहाँ पे आपको पता है अभी 10th और 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब जरूरी समय है वो सर। और वहीं पे कुछ समाज विशेष के लोग हैं जो मतलब लाउड स्पीकर के थ्रू अपनी जो धार्मिक गतिविधियां करते हैं सर, ठीक है, जो उनके लिए अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो बच्चों के जो अभिभावक है उनकी तरफ से बार बार ये शिकायतें आती है कि ये बच्चों के लिए थोड़ा नुकसानदायक है सर। और तो आप एक एसडीएम होने के नाते इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे सर? कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी समय है सर, उनको इस चीज से नुकसान हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या करोगे? सर पहली बात तो ये कि किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है, मैं इस बात को सही नहीं मानता सर। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर लोग लाउड स्पीकर के ऊपर अगर कुछ कर रहे हैं तो मैं देखूंगा कि सर सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि वो क्या किसी एक धर्म विशेष के लोग हैं या एक से अधिक धर्म के लोग हैं। क्योंकि अगर इस स्थिति में अगर मैं किसी एक धर्म विशेष के लोगों के लिए बंद कर देता हूं तो वहां पे कुछ सांप्रदायिक मुद्दे भी उठ सकते हैं। इसके लिए पहले मैं इस चीज का निरीक्षण करूंगा सर, और उसके बाद में उनके जो भी पेरेंट्स ने मेरे को शिकायत की है उनसे मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा कि क्या समस्या है, कहाँ पे ये होता है सर। उसके बाद में सर जो भी जितने भी जो इसके पक्ष होंगे जो लाउड स्पीकर का उपयोग कर रहे हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे बात करूंगा सर, और उनको समझाऊंगा कि देखो अभी एग्जाम का टाइम है तो आप इसको अभी के लिए कम से कम बंद कर सकते हैं। या तो वो मान जाते हैं सर, नहीं तो फिर उनको मैं बताऊंगा कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इसके बारे में एक निर्णय है कि आप ऐसे लाउड स्पीकर नहीं चला सकते हैं। तो ये सब के द्वारा सर मैं इसको संभालूंगा। तो ये तो हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 25 में दे रखा है कि वो प्रचार प्रसार के लिए वो कर सकते हैं सर। वो इसके लिए बशर्ते कि वो किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे सर। चलो विजय कुमार जी, आपने 2005 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की थी? यस सर। यस सर। तो आप बता सकते हैं वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? हाँ सर, मैं बता सकता हूँ सर। अभी वर्तमान में हमारे चीफ जो हैं वो RKS भदौरिया सर हैं सर, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो आप हमें ये भी बताइए कि आप क्यों मतलब एक एयरफोर्स जो कि भारतीय डिफेंस के सेक्टर में बहुत बड़ी एक प्रतिष्ठित सेवा है सर, जहाँ पे मतलब लोग इतना गर्व करते हैं उसमें जाने के लिए, आप उसको छोड़ के इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आना चाह रहे हैं सर? ऐसा क्या चीज है जो मतलब कि आपको इस विकल्प की तरफ खींची जा रही है? सर इसमें कोई संदेह नहीं है कि एयरफोर्स की जो सर्विस है वो बहुत ही ग्लोरियस सर्विस है सर, इसमें कोई संदेह नहीं है सर। और मैंने 15 साल यहाँ पे बहुत अच्छे से और बहुत एंजॉय करके काम किया है सर। लेकिन सर मेरी एक
मतलब एयरफोर्स में आने के बाद ही मैंने जब देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी बन के जाते हैं, उनसे उनमें मिला, तो मुझे भी मन में कहीं लगा कि मुझे भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। और बाद में जब इसके बारे में मैंने और ज़्यादा गहन इसका विश्लेषण किया, तो सर मेरा जो इसकी तरफ आकर्षण है वो और अधिक बढ़ गया सर। इसलिए मैंने सर 15 साल देश की सेवा की है और मैं चाहता हूँ कि आगे मैं मेरे राज्य की सेवा करूँ सकूँ सर। अच्छा, चलो ठीक है विजय कुमार जी। अभी वर्तमान में एक प्रचलित मुद्दा है जो यूएनसी 1267 सेक्शन रूल है, आपको पता है वो क्या चीज है? सर एक बार रिपीट करेंगे सर? यूएनसी यूनाइटेड नेशन सर काउंसिल सर 1267 सर 1267 सेक्शन रूल क्या है, पता है आपको? सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी सर। आप चलो ये बताइए हमें कि इंडियन एयरफोर्स में वर्तमान में किन्हीं तो नवाचारों को बताइए आप। सर भारतीय वायुसेना में अभी नवाचारों के रूप में हमने सब, जैसे हमारी जो एक एएफ नेट के नाम से सर एक टेलीफोन है, जो वो पूरा एक सेंट्रलाइज हमने सिस्टम सर बनाया है सर, बीएसएनएल की और विप्रो की मदद से। और सर ये ऐसा सिस्टम है कि जो कोलैप्स नहीं हो सकता है, ये वायर्ड है लेकिन सब अंडरग्राउंड है सर। और उसके इस हिसाब से नोड्स बनाए हुए हैं सर कि अगर किसी एक पोर्शन में मान लो बहुत बड़ा अगर कुछ ऐसा क्लाइमेट का कुछ डिजास्टर हो जाए, तो भी बाकी का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स नहीं हो सकता सर, और वो बना रहेगा सर। तो एक तो सर हमने ये किया है सर। दूसरा नवाचारों के रूप में सर अभी जो हमारे एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग का जो पैटर्न है, उसके अंदर बहुत सारे नवाचार किए गए हैं। पहले जब हम लोग एयरफोर्स में आए थे उस समय सर ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो बहुत छोटा था सर, 9 महीने के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी। इसको वर्तमान में चेंज करके सर 2.5 साल का ट्रेनिंग कर दिया गया है, जिससे कि ये अच्छी तरह से ग्रूमिंग हो सके जो नए रिक्रूट आते हैं सर उनकी। चलो ठीक है विजय कुमार जी सर। चलो आपको एक केस स्टडी दी जाती है सर कि आप अपने ग्रुप के टीम लीडर हो और आपके पास 15 सैनिकों की एक टुकड़ी है सर। आपको ऐसे क्षेत्र में पदस्थापित किया जाता है सर जो कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब अति संवेदनशील क्षेत्र है सर। जहाँ पे बारंबार रूप से वहाँ पे मतलब आतंकवादियों द्वारा अटैक किया जाता है सर। और जो वहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति है उस क्षेत्र की वो बहुत ही जटिल है सर। ठीक है, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब इंसान अपने मनोबल को टूटता हुआ देखता है क्योंकि इतने वहाँ पे ऐसे ऐसे दर्रे हैं जहाँ पे एक मनुष्य के लिए काम करना बहुत ही कठिन है सर। और आपको अपनी टीम का लीडर बनाया जाता है, तो आप मतलब ऐसा अपनी टीम के साथ क्या करेंगे कि वो इस क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ले? मतलब हमें किसी के खिलाफ लड़ाई के लिए जाना है सर? ठीक है, जाना है सर। सर इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को एक साथ इकट्ठा करके उनकी ब्रीफिंग करूंगा सर, और उनको मोटिवेट करूंगा कि हमारा जो मेन जो उद्देश्य है वो देश की सेवा करना है, और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस चीज का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो मैं उनको मोटिवेट करूंगा सर। दूसरा सर, जो भी इंटेलिजेंस होगा हमारे पास उस क्षेत्र का, हमारे जो भी एजेंसीज है उनके द्वारा जो भी मेरे को जानकारी मिलेगी, वो सब जानकारियों को सर मैं इकट्ठा करके और उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, और जितने मेरे जो सैनिक हैं उन सबको भी उसकी जानकारी शेयर करूंगा सर, ताकि हमारे को ज्यादा समस्या नहीं आए। उसके बाद सर मैं एक छोटी टुकड़ी, उस टुकड़ी को मैं और डिवाइड कर दूंगा सर छोटे छोटे टुकड़ों में, और सबसे पहले मैं एक छोटी टुकड़ी को मैं उसका लीडर बनके, और हम लोग पहले आगे आगे चलेंगे, बाकी हमारी टुकड़ी हमारे पीछे पीछे आएंगी सर। और इस तरह से हम लोग एक एक करके और जितने भी वहाँ पे जो भी आतंकवादी या जो भी समस्याएं होंगी उनको सुलझाएंगे। ठीक है सर। चलो फिर आप हमें बताइए थोड़ा कि क्या भारत को चीन के साथ पूरे व्यापारिक संबंध खत्म कर देने चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर, क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम भावनाओं के हिसाब से बात करें तो चाइना जो हमारे साथ कर रहा है या 1962 से लेकर के अब तक जो किया है, उसके हिसाब से हमें निश्चित रूप से अब भारत और चीन के जो संबंध है उनके ऊपर दोबारा एक बार सोचने की जरूरत है सर। लेकिन इसका मतलब ये मतलब कतई नहीं है कि सर हम चीन और भारत के साथ संबंधों को एकदम खत्म कर दें। हाँ, हमारा जो इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो चाइना के पक्ष में है सर, उसको अगर हम कुछ ऐसा करें कि वो हमारे पक्ष में हो जाए, और जितना माल हम चाइना से मंगवा रहे हैं उतना ही माल चाइना को भी हम ये बोले कि वो भी मंगवाए हमसे, तो शायद इसमें कुछ अच्छा सकारात्मक सुधार हो सकता है सर। तो पिछले कुछ समय से एक बॉयकट की एक प्रथा चल पड़ी है चाइना के विरुद्ध सर,
बहुत काफी तेजी से बढ़ रही है। वहाँ सर पे सर बड़े बड़े जो आपके डिफेंस के लोग हैं वो भी इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, सर और बहुत बड़े जो देश के लिए समाज सेवी हैं सर वो भी इस चीज को बोल रहे हैं, और कुछ सरकारी नुमाइंदे हैं या सर फिर जनप्रतिनिधि है वो भी इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। सर तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ये चीज ऐसे शो करती है कि हमें चाइना को पूरा बॉयकॉट कर देना चाहिए? निश्चित रूप से सर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, और क्योंकि हम भारत के जितने भी लोग हैं वो हम लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं सर, सभी लोग, वो चाहे सैनिक हो चाहे सैनिक नहीं हो, वो भी देश से बहुत प्यार करते हैं सर। तो निश्चित रूप से भावनाओं के हिसाब से ये बहुत अच्छा है सर। और निश्चित रूप से मैं भी चाहूंगा कि सर चाइना के साथ जो व्यापार है उसको कम किया जाए, और हम दूसरे जो अल्टरनेटिव है उनके बारे में सोचें। लेकिन एकदम से चाइना को बैन कर देना, भाई एक्चुअली हमारे देश हम देश के प्रधानमंत्री डब्ल्यूटीओ के नियमों में बंधे हुए हैं सर, इसलिए ऐसा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई विकल्प दिया है? सर प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल विकल्प दिया है सर, उन्होंने आत्मनिर्भर बनने का विकल्प दिया है सर हमें। और उनकी पहले भी बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना है मेक इन इंडिया। तो ये सब योजनाएं इसीलिए हैं सर कि हम और दूसरे देशों से जो भी आयात कर रहे हैं उसको हम अपने ही देश में बना सके, या हम चाइना को भी ये कह सकें कि अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमारे देश में आके करें। इससे कम से कम हमारे जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा सर। चलो विजय जी, हमें ये बताइए आप कि आपके कितने बच्चे हैं? सर मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक बेटी है सर, वो 7th क्लास में, और एक बेटा सर 2nd क्लास में। तो इस चीज में आप एक जागरूक पिता होने के नाते इस चीज को समझते हैं कि जब से कोरोना महामारी आई है सर तब से एक ई लर्निंग या ई प्लेटफॉर्म के रूप में डिजिटल शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मतलब जो वास्तविक रियल में जो बच्चों को शिक्षा मिलती है तो उससे बेटर है डिजिटल शिक्षा? सर अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये जो सिस्टम है, ये जो हमारे जो परंपरागत जो शिक्षा का जो तरीका है उससे अच्छा है, लेकिन निश्चित रूप से सर नवाचार है। और अभी तो हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमें इसको अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा सर। और इसमें मैं मानता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, ई लर्निंग अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। नहीं, कुछ स्टेटों की सरकार ने मतलब कुछ एक ग्रुप तक के बच्चों के लिए इस चीज को बैन किया है। हाँ सर, ये एक्चुअली इसलिए है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे 1st 2nd क्लास तक के जो बच्चे हैं सर, उनके जो आंखों पे या दिमाग पे जो मोबाइल का ज्यादा उपयोग करना ये एडवाइजेबल नहीं है सर, इसके लिए उन्होंने किया है। तो इसके लिए अच्छा उपाय है सर, इसके लिए ये भी सुझाव है मेरा कि जो माँ बाप है उनको घर पे ही बच्चों को, अभी जब तक ये कोरोना का जो महामारी है, अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाना चाहिए। मैं खुद सर अपनी बेटी को और बेटे को, मैं अभी यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ फिर भी मैं उनको पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आप हमें ये बताइए, कोरोना के कोई 2 बड़े परिवर्तन बता दीजिए आप हमें, जो मतलब जिसने सच में आपको भी लगता है, आप अपने आप को जोड़ के देखिए कि हाँ सच में मेरे साथ हुआ, समाज के साथ ये चीज हुई है कि हमें बहुत बड़े 2 परिवर्तन देखने को मिले, बता सकते हैं? सर सबसे पहला परिवर्तन तो मैं ये मानता हूँ कि सर लोगों के जो सैनिटाइजिंग की जो जो एक प्रवृत्ति है वो पूरी चेंज हो गई है सर। पहले लोग इस बात को मानते नहीं थे कि हमें हाथ सैनिटाइज करने चाहिए या धोने चाहिए, इससे कीटाणु फैल सकते हैं। लेकिन अब लोग इसके बारे में काफी लोग सर जागरूक हो गए हैं। लोग बार बार अपने हाथ भी धो रहे हैं, अपने मुंह पे मास्क भी लगा रहे हैं। तो एक सामाजिक जागरूकता आई है सर, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ एक तो। दूसरा सर, जो जो सामाजिक दूरी है सर, अभी जैसे बहुत सारे लोग अकेले रहे हैं सर, तो मैं ये मानता हूँ सर कि जो भले ही सोशल डिस्टेंसिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक दूसरा तरीका है जिसमें हम आपस में एक दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, वो बढ़ना चाहिए सर इसमें। जैसे अभी आज की जो वर्चुअल दुनिया हो गई है सर, इसके अंदर हम लोगों ने अपने परिवार, रिश्तेदार, इनसे बहुत दूरियां बना ली है और हम इस वर्चुअल दुनिया में ही व्यस्त होकर के रह गए हैं सर। तो मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसा टाइम दिया है प्रकृति ने हमें कि इन सब चीजों के बारे में हम दोबारा से सोचें, और एक बार दोबारा से वही पुरानी चीजों को हम सब फॉलो करना शुरू करें। चलो ठीक है विजय कुमार जी, आप हमें अभी अपनी अपनी हॉबी के बारे में बताइए। सर मेरी हॉबी है सर राजस्थानी गाने सुनना, मुझे बहुत पसंद है। तो कोई कुछ ऐसा कुछ विशेष आप हमें बताना चाहोगे? सर मुझे अच्छा लगता है, राजस्थानी गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है सर एक तो। और अब पता नहीं क्यों मुझे उससे अपनापन महसूस होता है। उसका शायद एक कारण ये भी है सर कि मैं पिछले 15 साल से अपने घर से दूर हूँ, अपने राज्य से दूर हूँ। तो एक जो प्रेम है वो थोड़ा ज्यादा है सर राजस्थान से। आपका जुड़ाव उस चीज से ज्यादा है सर। हाँ।
जुड़ाव हो जाता है। सर। तो आप हमें बताओगे कि हमारे जो मांड गायिका थी सर। जिनको पद्मश्री से नवाजा गया, उनका नाम बता सकते हो आप? सर गौरी देवी थी सर। गौरी देवी, गौरी बाई गौरी गौरी बाई। और एक अल्लाह जिलाई बाई भी थी सर। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कंफर्म याद नहीं है कि मांड गायिका जिनको पद्मश्री मिला। ठीक है। चलो, अब आपसे पूछा जाता है कि आपको अगर 2 मिनट का समय दिया जाए कि आपके लिए एक मतलब भगवान से मांगने के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाए, तो आप ऐसी क्या चीज मांगोगी सर? जिसमें मतलब आप चाहते हो सच में कि हाँ भगवान, मैंने ये चीज बहुत फेस की है, मैं ये चीज मतलब आपके नजरिए से या समाज के नजरिए से वो चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान वो चीज समाज में या मेरे लिए ये चीज करे। सर मैं अपने लिए तो ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहूंगा भगवान से, बस इतना मांगना चाहूंगा अपने लिए ईश्वर से कि मुझे जो मेहनत करने का जो वो है सर, ये हमेशा मेरे अंदर बना रहे, कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूं सर। दूसरा, अगर मैं समाज के लिए मांगना चाहूंगा तो सर मैं ये मांगूंगा कि मैं ईश्वर से चाहूंगा कि जो समाज में जो असमानता है, चाहे वो सामाजिक असमानता है, चाहे वो आर्थिक असमानता है, ये कम हो जाए सर। मेरी ये इच्छा है सर। आप कोई भी मतलब राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के बहुत बड़े ऐसे मतलब पर्सन जो जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, आप उनको इनके बारे में बता सकते हैं कुछ कि कोई मेरे नजरिए से ये एक बहुत बड़े प्रशासनिक सेवक थे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, राजस्थान की कंट्रीब्यूशन किया? हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा सर, एक IAS है सर, जितेंद्र जी सोनी, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ सर। और वो पहले झालावाड़ में सर DM थे, और बहुत उन्होंने सर नवाचार पे बहुत ध्यान दिया है सर, और बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, और वो मैं उनको मानता हूँ वो एक आदर्श प्रशासनिक अधिकारी है सर। चलो विजय कुमार जी, सर हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।